बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो लास्ट डिस्कशन हुई थी वो स्पीड टाइम ग्राफ्स के ऊपर हो गई थी। आज ये है कि हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स जो है वो शुरू कर लें। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर हम इसमें आज अपने अगले पोर्शन को भी थोड़ा सा स्टडी कर लें, दैट इज़ फ्री फॉल। कंप्लीट तो शायद ना हो पाए फ्री फॉल, क्योंकि कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा है फ्री फॉल का, लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट ज़रूर करें। तो इफ आई स्टार्ट ऑफ विद द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो यहाँ पे y एक्सिस और x एक्सिस पे जो आप मार्किंग्स लेबलिंग करते हैं, on the x axis you have time in seconds and on the y axis you have distance meters. Time, distance. अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसमें डिफरेंस है। सही है, डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है, डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होता, भले आप घूम के वापस ही क्यों ना आ रहे हो और अपने ओरिजिनल पॉइंट को क्रॉस करके ही क्यों ना चले जाए। अगर आपको याद हो तो हमारा सबसे पहला जो लेसन था उसमें हमने यही बात डिस्कस की थी कि यहाँ पे जब हम डिस्टेंस मेजर करते थे, ए से बी जाते थे 20 मीटर, बी से सी आए 32 में हो गया, सी से डी चले गए 44 हो गया, तो डिस्टेंस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा था, उसमें ड्रॉप होने वाला कोई सिलसिला नहीं था। सही, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होती है जो ओरिजिन से आप मेजर करते हो, और इंक्रीज और डिक्रीज का मामला उस केस में होता है। अदरवाइज यहाँ पे कोई भी आपके पास इंक्रीज और डिक्रीज होने का मामला नहीं होता डिस्टेंस का, डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा। अगर आप ए से मूव करते हैं वापस ए पे आके खड़े हो जाते तो आपने 40 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया होता, हालांकि डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो होता। तो इसलिए हमारे पास जितने भी ग्राफ्स होंगे आज, उसमें कभी भी कोई ग्राफ कम नहीं हो रहा होगा, सारे बढ़ ही रहे होंगे, डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होता है। तो बेस्ड ऑन दिस आइडिया ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स, अगर मैं यहाँ पे कोई ग्राफ बना दूँ, मैंने एक लाइन बना दी, इस ग्राफ का ग्रेडियंट मुझे क्या बताएगा। देखिए, हम एक बात ही जानते हैं कि ग्रेडियंट होता है वो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x है। अगर मैं कोई दो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँ, तो मेरे पास y एक्सिस पे डिस्टेंसेस हैं, the change in y is basically the change in distance and the change in x is basically the change in time, क्योंकि x एक्सिस में मेरे पास टाइम मौजूद है, टाइम का चेंज निकालना होगा, तो हो जाएगा चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन चेंज ऑफ टाइम एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज बेसिकली स्पीड। तो आपको ग्रेडियंट से ऑब्जेक्ट की स्पीड मिलती है। एरिया की अगर हम बात करें तो ट्रायंगल, अगर मैं यहाँ पे कोई से भी ड्रॉ करूँ, ये ग्राफ है, उसके नीचे का एरिया निकालना है मुझे, हाफ बेस इनटू हाइट चलेगा। बेस में हमारे पास टाइम है, हाइट पे हमारे पास डिस्टेंस है। मसला ये है कि डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम कुछ नहीं होता, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, लेकिन डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय टाइम डज नथिंग, इट हैज नो सिग्निफिकेंस एट ऑल। तो दिस थिंग is of no significance, hence area would give you an answer, it would give you a number, but that number won't be telling you anything at all। उस नंबर से आपको कुछ पता नहीं चल रहा होगा, उसको एक नंबर होगा, उसकी कोई अहमियत नहीं है, वो कुछ बता नहीं रहा होगा। area under the graph has no significance over here, it's of no importance। तो ग्रेडियंट से स्पीड मिल गई, x एक्सिस से टाइम, y एक्सिस से डिस्टेंस, और एरिया हमारे लिए यूजलेस है। अच्छा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते, यू कैन नॉट जज और डिटरमिन एक्सेलरेशन फ्रॉम अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है जो एक्सेलरेशन बता रही है। तो यही चीज हम यहाँ पे लिखते हैं कि एक्सेलरेशन फॉर बॉडी
cannot be determined by the distance time graph. ठीक, आप dt ग्राफ से एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते। इतना पता लगा सकते हो कि एक्सेलरेशन हो रही है नहीं, बस इससे ज्यादा पता नहीं लगा सकते। ये भी नहीं पता कर सकते कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, सही है, इसका नहीं पता लगा सकते। बस इतना पता कर सकते हो कि एक्सेलरेशन है या डिसेलरेशन है, सही, या एक्सेलरेशन है ही नहीं, बस इतना पता हो सकता है कि whether there is or there is not। लेकिन वो कांस्टेंट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन वाली बात जो है ना, इसका आप नहीं जज कर सकते डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, क्योंकि आपके पास कोई फीचर ऐसा नहीं है जो इसके बारे में आपको बता रहा है। अच्छा भाई, अब हम इनके ग्राफ्स देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट एड्रेस को देखा जाएगा। डिस्टेंस ऑन द वाई एक्सिस, टाइम ऑन द एक्स एक्सिस। एक पॉसिबल ग्राफ ये है, एक पॉसिबल ग्राफ ये है। ये दो ग्राफ्स है। ये कैसे बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है? अगर आप इस ग्राफ का ग्रेडियंट देखें, इन दोनों ग्राफ्स के ग्रेडियंट को, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, और हमें याद था कि हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट 0 होता है, स्लोप नहीं होता उसका। ग्रेडियंट 0, हेंस स्पीड इज 0। ये दोनों के लिए, दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ठीक, दोनों का ग्रेडियंट 0 है, तो दोनों की स्पीड 0। अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से अगर हम देखें तो अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से मैं ये कह सकता हूँ कि डिस्टेंस is constant, but time is increasing. So object is at rest. डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा, सेम है, टाइम बढ़ जा रहा है, और ऑब्जेक्ट रेस्ट पे। अगर वो मूव कर रहा होता तो डिस्टेंस में चेंज तो आता ना, इट वुड हैव इंक्रीज्ड। लेकिन if there is no change in distance, this means the object is at rest, it's completely at rest। रेड और ब्लू लाइन में क्या फर्क है? जो रेड ग्राफ है वो बता रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से जर्नी शुरू होनी थी वो वहीं पे खड़ा हुआ, जैसे पॉइंट ए, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट at the origin, see? Or you can say the starting point। The blue graph also says that the object is at rest, but it's not at the origin, it's somewhere ahead of the origin। origin से कहीं आगे कहीं पीछे कहीं पे भी खड़ा है, but origin पे नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं बोलूँ कि ये 5, तो the object is 5 meters away from the origin and stationary over there। origin से 5 मीटर दूर है लेकिन खड़ा हुआ है। तो object at rest 5 meter ahead or behind origin, पीछे भी हो सकता है क्योंकि डिस्टेंस है, इसमें डायरेक्शन की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। ओरिजिन से आगे हो या ओरिजिन से पीछे हो, डिस्टेंस 5 मीटर का है उसका, ओरिजिन से, स्टार्टिंग पॉइंट से। तो ये चीज़ जो है वो आपके पास कह लीजिए कि ऑब्जेक्ट ट्रस्ट की अंडरस्टैंडिंग देती है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं
Object at a uniform speed. डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यूनिफॉर्म स्पीड की बात हो रही है. यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये है द डिस्टेंस वुड बी चेंजिंग and the change would be uniform. We can have a straight line over here. Speed is changing with respect to time. Oh, speed volume. The distance is changing with respect to time. This means that your object is moving and the change of distance is constant. Rate of change of distance same है. इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है. और दूसरा मामला आप ग्रेडियंट से भी जज कर सकते हो. The gradient is constant, so is the speed. तो आप लिख सकते हो कि with the change of distance, with respect to time, is constant. Hence, constant speed. जो डिस्टेंस है वो ऐसे बढ़ रहा है जैसे मिसाल के तौर पे आप 0 मीटर्स पे थे, 1 सेकंड बाद आप 2 मीटर्स पे आ गए, फिर 4 मीटर्स पे, फिर 6 मीटर्स पे, 8 मीटर्स पे. आपका डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है आपके साथ साथ. आपका जो डिस्टेंस है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रहा है और कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज हो रहा है. मतलब हमारी जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड है. 1 सेकंड में 2 मीटर बढ़ जाता है डिस्टेंस. अगर मैं एक ब्लू ग्राफ यहाँ बना देता हूँ, तो इस ब्लू ग्राफ में और रेड में डिफरेंस ये है कि ब्लू वाले की स्पीड ज्यादा है. ट्रैवलिंग इज कवरिंग मोर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है. You can mention it. It's like for the blue one, it's 0, 4, 8, 12, 16 मीटर. ये वाला मामला. इसकी जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकंड की. मोर ग्रेडियंट, इससे भी जज कर सकते हो ना. ग्रेडियंट ज्यादा है. ग्रेडियंट ज्यादा मतलब स्पीड ज्यादा है, क्योंकि ग्रेडियंट से तो स्पीड मिल रही है. ठीक है, चलो. फिर ऑब्जेक्ट इन इंक्रीजिंग स्पीड, नॉट नेसेसरीली फॉरवर्ड और बैकवर्ड, इग्नोर कर दीजिएगा. जरूरी नहीं है कि इसे फॉरवर्ड के लिए हो, बैकवर्ड के लिए भी हो सकता है. जनरली ये होता है कि हम चीज़ों को जब एनालाइज कर रहे होते हैं तो फॉरवर्ड में कर रहे होते हैं, इस वजह से ये वाला मामला होता है. It's equally valid for backwards as well. It doesn't affect much. अब बात आती है इंक्रीजिंग स्पीड की, यानी एक्सेलरेशन की. देखिए ग्राफ का ग्रेडियंट आपको स्पीड बता रहा था. अगर मैं बात कर रहा हूँ कि भाई मुझे ग्राफ ऐसा बनाना है जिसकी स्पीड बढ़ रही हो, तो स्पीड बढ़ने के लिए ग्राफ की ग्रेडियंट को बढ़ना पड़ेगा. The gradient of the graph must increase. So for that, what I'm going to do, ऐसा ग्राफ बनेगा. डिस्टेंस बढ़ रहा है इसमें और के साथ साथ, और ग्रेडियंट भी बढ़ रहा है. इसका मतलब स्पीड में इंक्रीमेंट आ रहा है. So this is acceleration. Pretty sure on that. But I cannot tell you from this graph that whether it's increasing acceleration, whether it's constant acceleration or decreasing acceleration. ऐसे जनरल देख के ये बात नहीं बताई जा सकती. इतना पता होता है कि हाँ भाई डिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि भाई किस तरह से बढ़ रहा है. तो the gradient increases
so the speed also increases. तो हम ये कह सकते हैं the object, or you can say the rate of change of distance is increasing with respect to time. See, the rate of change of distance is increasing with respect to time. Hence, the object is accelerating. Okay? There is acceleration, but we're not sure what sort of acceleration. Is acceleration also increasing, or it's constant? बस इतना पता है, speed बढ़ रही है. चलो. And this graph is for decreasing speed. इसमें gradient decrease होगा आपका. Gradient की speed बता दें. Gradient decreases. And so does this. हमारे पास ये हो जाती है. The rate of change of distance is decreasing with respect to time. Hence, it's deceleration. ये आपके पास deceleration. Object slow down हो रहा है. Gradient से आपने देख के जज कर लिया. लेकिन ये भी आप नहीं बता सकते कि भाई is it constant deceleration, is it increasing deceleration, or is it decreasing deceleration? ये चीज यहाँ पे इन्फॉर्म नहीं हो सकती. अब ये जो कंबाइंड ग्राफ है इसको हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं. ठीक, मैं एक दो सेगमेंट एक्सप्लेन करूंगा, आगे के सेगमेंट्स आप मुझे समझाएंगे. सही, चैट में बता दीजिएगा या बोल के बता दीजिएगा. तो अगर हम 0 से 5 देखें तो ग्राफ का ग्रेडियंट बढ़ता है. डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ग्राफ का ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है. तो इट्स इंक्रीजिंग स्पीड. So that is the only thing you can tell from this graph. और कुछ नहीं बताया जा सकता. 5 to 7. Distance भी तो increase हो रहा है. So we can tell distance भी increase हो रहा है इसके अंदर 0 to 5 seconds. Distance हमेशा increase होगा नम्रा. आप भले आगे जा रहे हो या पीछे आ रहे हो. Okay. ये ग्राफ जो है ना जा ही ऊपर रहा है ना. अगर ऑब्जेक्ट रिटर्न भी कर रहा होगा ना तब भी ग्राफ ऊपर ही जा रहा होगा. मतलब if I say कि ऑब्जेक्ट starts from here, goes till this point और now वो रिटर्न जर्नी शुरू करता है, मेरा ग्राफ उल्टा नहीं आएगा, मेरा ग्राफ अभी भी ऊपर ही जाता रहेगा. I cannot tell you whether the object has started to move back or not. but डिस्प्लेसमेंट में बता सकते हो कि हाँ the object is returning back. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सबकी AS फिजिक्स में आ जाता है. सेवन से 12 क्या कहेंगे आप? So increasing speed. नहीं, decreasing speed यार. Increasing speed है. Gradient से पहचाने, gradient कम हो रहा है. Okay. Rate of change of distance कम हो रहा है. Then 12 to 15. Constant speed. Constant speed. अगर वो constant speed में travel कर रहा है तो फिर उसका distance क्यों change नहीं हो रहा? Distance fixed है. तो फिर ये क्या है?
This is zero speed. इसकी स्पीड है भी, Zero. पहले तो ये पहचानो. इसकी स्पीड नहीं है because इसका डिस्टेंस कांस्टेंट है. Exactly, it's at rest. Okay. 15 से 17. Constant speed. Exactly, तो ये gradient constant था और एक की रेट पे डिस्टेंस बढ़ रहा था. Again 17 to 20. Object is at rest. Object is at rest. इस तरह से आप क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हो ग्राफ को देख के, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की. तो भाई कहाँ डिस्टेंस बढ़ रहा है, कहाँ डिस्टेंस कम हो रहा है, ओ सॉरी कहाँ स्पीड बढ़ रही है, कहाँ स्पीड कम हो रही है, कहाँ स्पीड कांस्टेंट है. अब हम जरा कैलकुलेशंस कर लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से. पूछता है हमसे वो चीज़. सबसे पहले बोला है भाई टाइम इंटरवल है 0 से लेकर 10 सेकंड्स. आप ये बताइए उसकी स्पीड कितनी है. अब हम एक बात तो जानते हैं, स्पीड का ताल्लुक ग्राफ के ग्रेडियंट से होता है. जी सर. तो अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो मुझे ग्राफ का ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा. 0 से 10 सेकंड्स के दरमियान में ग्रेडियंट निकालना आसान है. दो कोऑर्डिनेट्स आप सेलेक्ट कर लें, यही दो. आपको पता है इट्स y2 minus y1 upon x2 minus x1. तो y2 is 100 minus 0 upon x2 minus x1 is 10 minus 0. So gradient यानी हमारे जो velocity या speed हो गई, velocity तो नहीं बोलूँगा, speed 10 meters per second. ठीक है. जी सर. फिर 10 से 15 seconds क्या लिखूंगा मैं स्पीड 10 से 15 seconds में. सर 100. स्पीड डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा. इट्स अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ नंबरा. जो ये y एक्सिस पे डिस्टेंस है आपके पास. सर वैसे इसकी स्पीड 0 है. इसकी स्पीड 0 है. बिल्कुल. तो यहाँ पे आप लिखोगे भाई द ग्रेडियंट एंड हेंस द स्पीड इज 0. ये एट रेस्ट वाला केस था. उसके बाद 15 से 25 जाना है. 15 से 25 की स्पीड चाहिए हमें. तो अगेन कोऑर्डिनेट्स विल हेल्प मी आउट. ठीक है. तो y2 minus y1 is 150 minus 100. मैं यहाँ लिख देता हूँ. अभी कर लेता हूँ कि साथ साथ तो नहीं आ पाएगा. कर लेते हैं हम delta y by delta x. So that is 150 minus 100 upon 15 से 25 तो 25 minus 50. जी सर. The gradient or the speed becomes equals to 50 upon 15, 50 upon 10, 5 meters per second. ये मेरे पास स्पीड आ गई. If the examiner asks me कि भाई what is the average speed for the journey? Total distance upon total time. Very good. So for average speed, we're gonna go for total distance upon total time. So if I look at the graph, total distance कितना cover हुआ है हमारा? 150. 150, and the total time is 25 seconds. 25. 150 upon 25. 6 meters per second. हमारा आंसर. On average, the object was moving at 6 meters per second. Although it was moving at different speeds, लेकिन average ही कहा जा सकता है कि भाई it's traveling at 6 meters per second. ये आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ्स और डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स की भी अंडरस्टैंडिंग. अब हम बात करते हैं फ्री फॉल की. देखिए फ्री फॉल का जो कॉन्सेप्ट है, फ्री फॉल बेसिकली मींस फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी जब भी किसी चीज को अपनी तरफ पुल कर दी है और ऑब्जेक्ट उस ग्रेविटी के फोर्स की वजह से नीचे गिरना शुरू हो जाता है, तो आप उसको बोलते हैं फ्री फॉल.
अच्छा, the reason why you call it free fall is because you don't have any external force acting on it to move it downwards. मतलब कोई जेट पैक नहीं लगा हुआ, कोई स्प्रिंग नहीं अटैच हुआ हुआ, इस तरह की कोई चीज नहीं है. It's just a person falling under the effect of its own weight. उसको ड्राइव करने वाली एक फोर्स होती है, रेजिस्ट करने वाली बहुत सारी हो सकती है, उसका हम मसला नहीं है, लेकिन उसको ड्राइव करने वाली, उसको नीचे की तरफ लाने वाली, उसको गिराने वाली एक ही फोर्स होगी, एंड दैट वुड बी इट्स वेट. If for example a rocket is coming down and it has its jets open, या कोई बंदा नीचे की तरफ आ रहा है जेट पैक पहन के और उसने जेट पैक्स लगाए हुए हैं और उसने थ्रस्ट ओपन किया हुआ है, तो मैं उसको फ्री फॉल नहीं बोलूंगा. इन दैट केस दैट विल बी फोर्स फॉल, क्योंकि एक एक्सटर्नल फोर्स वेट के अलावा उसको नीचे लाने में काम कर रही है. तो ये जो है, ये दोनों चीजों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. When you define, we say the free fall is falling under the effect of gravity alone. With no external ड्राइविंग फोर्स. कोई थर्ड फोर्स नहीं होनी चाहिए, कोई ड्राइविंग फोर्स अलग से नहीं होनी चाहिए, सिर्फ वेट के बल पर वो नीचे आ रहा है. If an external driving force also acts, that's forceful. वो फोर्स फॉल हो जाएगा. तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी हमारे पास फ्री फॉलिंग से रिलेटेड. हमारे पास फ्री फॉलिंग दो किस्म पे आती है. सबसे पहली है फ्री फॉल विद एयर रेजिस्टेंस. जैसे किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ पे आप नीचे गिरने दें, तो दैट इज फ्री फॉल विद एयर रेजिस्टेंस. और एक है फ्री फॉल विदाउट एयर रेजिस्टेंस. दो किस्म की फ्री फॉलिंग होती है. दोनों केसेस में गिरने का ताल्लुक से वेट से. वेट इज द ओनली फोर्स दैट मेक्स इट फॉल डाउन, लेकिन इसकी अपोजिशन जो है वो डिफरेंट फोर्सेस की वजह से आ सकती है. जैसे एयर रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि भाई आप एयर के अंदर ड्रॉप कर रहे थे तो एयर उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेगी, ठीक है. और फोर्स फॉल के अंदर ये है कि भाई फोर्स फॉल बोलो, वैक्यूम के अंदर ये है कि उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने वाली कोई चीज़ नहीं हो. ठीक, वो है. तो अगर हम फ्री फॉल विद एयर रेजिस्टेंस की बात करते हैं यहाँ पे, और मैं ये ग्राफ बनाऊंगा एक पैराशूटिस्ट का. दिस इज पैराशूटिस्ट फॉलिंग इन एयर. इसका स्पीड टाइम ग्राफ है ये कॉमनली एग्जाम में ऐसा होता है, इसलिए मैंने बना के दिखाया. तो जिस वक्त पैराशूटिस्ट जंप करता है ना, द मोमेंट ही जंप्स, द वेरी इनिशियल एक्सेलरेशन दैट ही एक्सपीरियंसेस इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. सबसे पहली एक्सेलरेशन जो उस पर लगती है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, क्योंकि जो सबसे पहली फोर्स उस पर लगती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसका वेट होता है. क्योंकि अभी उसने जंप किया ही है, उस पर भी एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी. एयर रेजिस्टेंस तो तब आना शुरू होगी जब वो थोड़ा गिरेगा, उस पर एयर मॉलिक्यूल्स टकराएंगे,
उसके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, एट दैट टाइम यू विल हैव एयर रेजिस्टेंस। लेकिन द मोमेंट ही जंप्स, द वेरी मोमेंट, ये समझ लो अभी रुका हुआ ही है, वो जंप कर लिया लेकिन बस समझ लो अभी रुका हुआ है, उस वक्त जो उसकी सबसे पहली एक्सेलरेशन होती है वो ग्रेविटी के बराबर, क्योंकि उस वक्त जो उस पर जो फोर्स लग रही होती है वो उसके वेट के बराबर होती है, उसके अलावा उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं होती। इनिशियल एक्सेलरेशन इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि डिक्रीज होती है एयर रेजिस्टेंस की वजह से। This air resistance, this gravity acceleration gradually decreases, क्योंकि जंप तो वो करता है, उस वक्त उसका वेट उसे नीचे लाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जैसे वो नीचे की तरफ आना शुरू होता है, आप देख सकते हो कि वेट पर नीचे लग रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर लगने वाली एयर रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाती है। इसका रीजन ये है, एयर रेजिस्टेंस का ताल्लुक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से होता है। आप मिसाल के तौर पे ट्रैवल कर रही हैं कहीं, सही है, यू आर ट्रैवलिंग इन अ कार, आप उसके विंडो में से हाथ बाहर निकालें, इफ यू आर ड्राइविंग स्लो you won't feel that much of a thrust on your hand, see, थोड़ी बहुत एयर रेजिस्टेंस फील होगी। But if you're driving real fast and you move your hand out of the window of the car, you'll feel a large amount of force on your hand. That's air resistance. So the faster you move, the larger would be the air resistance. So it increases as the object falls down, that is, as the object accelerates. जब तक उसकी स्पीड बढ़ रही होगी तब तक एयर रेजिस्टेंस बढ़ रही होगी। जब स्पीड बढ़ना खत्म, इस वक्त एयर रेजिस्टेंस बढ़ना भी खत्म हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि as object falls, its initial acceleration is equal to gravitational acceleration. इसकी initial acceleration gravitational acceleration के बराबर। This decreases to zero as air resistance, मैं AR लिख रहा हूँ, air resistance को पूरा नहीं लिख रहा हूँ, as air resistance increases with the speed and becomes equal to weight. एयर रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी और वेट के बराबर हो जाएगी, आपके पास एक्सेलरेशन कम होते होते जीरो हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ होगा अब तक वो कुछ ऐसा बनेगा। Now it starts like this. इसे ड्रॉ कर दो। Shit. ये होगा ग्राफ। आप देख सकते हो कि ग्रेडियंट शुरू में ज्यादा था, आहिस्ता आहिस्ता कम होकर ग्रेडियंट यहाँ जीरो हो गया और स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो गई। इस स्पीड को एक खास नाम दिया जाता है, या वेलोसिटी को कह लो, ये कहलाती है टर्मिनल वेलोसिटी। अगर मैं टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ डिफाइन कर दूं, terminal velocity is the maximum velocity that a material or an object can achieve during free fall in a medium. किसी मीडियम में गिरते हुए, जैसे एयर एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम है, जेल एक मीडियम है, किसी भी चीज में ऑब्जेक्ट को फेंके, उस मीडियम में गिरते हुए जो मैक्सिमम स्पीड को अचीव कर सकता है वो टर्मिनल वेलोसिटी। उस वक्त उसकी फोर्सेस उस पर बैलेंस हो जाती है, उसको ड्राइव करने वाली फोर्स यानी उसका वेट, और उसके ऊपर अपोजिशन लाने वाली फोर्स यानी उस मीडियम की रेजिस्टेंस, वो दोनों बैलेंस हो जाती है। उस वक्त वो जिस स्पीड पे गिर रहा होता है उस स्पीड को आप टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। So you call it the maximum velocity
कभी कभार कहा जाता है पीक वेलोसिटी, that a body can attain during free fall in a medium. So when terminal velocity is reached, the driving force, इसमें वेट भी आ सकता है एग्जाम्पल के तौर पर, खाली वेट नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी ड्राइविंग फोर्सेस हो सकती हैं। जैसे आप गाड़ी चला रहे तो गाड़ी के इंजन में से जो फोर्स निकलती है जो उस व्हीकल को आगे लेके जा रही होती है, दैट इज आल्सो अ ड्राइविंग फोर्स। सो द ड्राइविंग फोर्स बिकम्स इक्वल टू you can say the driving force is balanced out by the resistive force of that medium. इस रेजिस्टिव फोर्स के अंदर आपके पास एयर रेजिस्टेंस आ सकती है अगर आपका मीडियम एयर है तो, सही। वाटर है तो वाटर की रेजिस्टेंस आ सकती है कि कोई चीज़ अगर पानी में गिर रही है और फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी में गिरना शुरू हो गई तो उसमें फिर आप वाटर रेजिस्टेंस बोल सकते हो उसको। तो ये दोनों जो है हमारे पास ये रेजिस्टिव फोर्सेस है, ये सिस्टम पर लगने वाली फोर्सेस बैलेंस आउट हो गई। ये चीज़ तो वो पैराशूटिस्ट भी जो जंप लगाता है वो फिर एक वक्त के बाद एक कांस्टेंट स्पीड पे गिरता रहता है। वो उस वक्त तक कांस्टेंट स्पीड पे गिरता रहता है जब तक वो अपना पैराशूट ओपन नहीं करता। जैसे ही पैराशूट ओपन किया जाता है एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस का ताल्लुक एरिया से भी होता है। एरिया से किस वजह से होता है? देखो, एयर रेजिस्टेंस एयर मॉलिक्यूल्स की बॉडी के साथ कोलिजन की वजह से। आपके पास जितना बड़ा एरिया होगा उसके नीचे उतने ज्यादा एयर मॉलिक्यूल्स आएंगे जो उससे टकराएंगे और वो उतनी ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर पाएंगे। तो अगर मैं एरिया इंक्रीज कर दूं तो आई विल नाउ हैव मोर एयर मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग माय बॉडी एंड एज अ रिजल्ट माय एयर रेजिस्टेंस विल स्टार्ट टू इंक्रीज। इस एग्जांपल में ऐसे दे सकता हूँ कि एक पीस ऑफ पेपर लीजिएगा, उसको पहले नॉर्मल ड्रॉप कीजिएगा। पेपर आपने फाड़ा, उसको स्ट्रेट रखा, फ्लैट, और ड्रॉप कर दिया। You'll see it will drop after like floating in air for some time and then it will fall down. You may take even a tissue paper for that. Next up क्या कर सकते हो? You crumble that piece of paper into a small ball, सही, and now you drop it. आप क्या देखोगे कि when you crumbled that piece of paper, although the mass was same, the weight was same, but this time that crumbled piece of paper fell faster. क्यों जल्दी गिरा? क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम हो गया था, उस पर एयर रेजिस्टेंस इतनी नहीं आ सकी कि उसकी स्पीड को स्लो कर पाती ज्यादा, एरिया कम होने की वजह से। और नॉर्मल फ्लैट पेपर स्लो इसलिए गिरा था क्योंकि उसका एरिया ज्यादा था, उस पर एयर रेजिस्टेंस ज्यादा आ रही थी। दैट वाज द इशू। तो यहाँ पे भी जैसे ही पैराशूट ओपन होता है इतना बड़ा क्लॉथ आपके ऊपर आ जाता है, तो उससे नतीजा ये होता है कि आपके पास जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सब सरफेस एरिया जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और एयर रेजिस्टेंस ड्रास्टिकली इंक्रीज होती है। एयर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एज वेल, सरफेस एरिया टू बी एग्जैक्ट। आप देख सकते हो कि यहाँ पे सरफेस एरिया का एरो कितना बड़ा बना दिया गया। सरफेस एरिया बोला एयर रेजिस्टेंस का, वेट जो है वो उतना ही है, सेम है। तो
ये चीज डिसेलरेशन कॉज करती है। इतना हाई इंक्रीज ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑब्जेक्ट को स्लो करने का काम। तो जो ग्राफ है वो एकदम से शूट करता है नीचे की तरफ, ड्रॉप होता है, बहुत ड्रास्टिक डिसेलरेशन आता है, और फिर दोबारा एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे आ जाता है। तो यहाँ पे as parachute opens, air resistance increases more than weight. See, air resistance increases more than weight and parachutist decelerates. See, parachutist जो है वो decelerate करता है, में स्पीड गिर जाती है उसकी। उसके बाद it now reaches a new terminal velocity, क्योंकि पैराशूट ओपन हो चुका है तो अब लाजमी सी बात है कि भाई स्पीड गिरेगी। स्पीड गिरने की वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता एयर रेजिस्टेंस वापस कम होना शुरू हो जाएगी, and we say that it now reaches a new terminal velocity, smaller. Smaller terminal velocity. See, ये वाली इसकी बात कर रहा हूँ। So new smaller terminal velocity until it lands on the ground. Speed zero चाहिए। तो ये आपके पास एक पैराशूटिस्ट के गिरने का जो है वो पूरा ग्राफ है, इसके स्टेजेस हैं, कब उसकी क्या सिचुएशन थी, कहाँ पे इनिशियल एक्सीलरेशन ग्रेविटी के बराबर थी उसकी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कम हुई, फिर ये एक्सीलरेशन जीरो हो गई, फिर पैराशूट ओपन हुआ। See, this is when the parachute opens. ताकि एकदम से सडन ड्रॉप आया आपके पास वेलोसिटी। ठीक है भाई, इसमें कोई मसला तो नहीं है? इकरा बोलो। नहीं सर। ठीक है भाई, तो फिर आज का लेसन हम यहीं पे रखते हैं। इंशाल्लाह फिर ये है कि कल की क्लास के अंदर मैं आगे वाला जो पोर्शन है विदाउट एयर रेजिस्टेंस उसको करवा के उसकी ग्राफ मुकम्मल करवाऊंगा, एंड देन वील डू सम पास ऑटोमेशन। ऑलराइट जी सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।